ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स मतलब एनर्जी से रिलेटेड टर्म हम लोग पढ़ेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स को दो पार्ट में यहाँ पे हम लोग डिवाइड करते हैं केमिस्ट्री में। दो पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं, एक थर्मोडायनेमिक्स हो गया और दूसरा हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री के पार्ट में केमिस्ट्री में करते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला पार्ट जो है ये थर्मोडायनेमिक्स, ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। थर्मोकेमिस्ट्री एक्चुअली क्या है, केमिकल रिएक्शंस में जब कैसे एनर्जी इन्वॉल्व होता है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जब केमिकल रिएक्शन से उसको रिलेट करेंगे तो वो सारा चीज, उसमें बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज आते हैं। वहां पे आता है जैसे फॉर्मेशन एनर्जी आता है, फिर अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स के एनर्जी आएंगे। जैसे फेस चेंज हो रहा होगा तो वहां पे एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ये सारा टर्म्स आएगा। ठीक है। तो वो सारा जब केमिकल रिएक्शंस में वेरियस एनर्जीज को हम लोग रिलेट करेंगे तो वो थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर आएगा। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग बेसिकली एनर्जी और एनर्जी को कैसे इंटर कन्वर्ट करेंगे हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स में, वो सारा चीज हम लोग देखेंगे। हीट क्या होता है, वर्क क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या क्या होता है, फिर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है। बहुत सारे टर्म सब चीज आएंगे, तो वो सारा चीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में एक्चुअली होता क्या है, इसमें एनर्जी एंड इट्स इंटर कन्वर्जन, एनर्जी एंड इंटर कन्वर्जन बिटवीन इट्स वेरियस फॉर्म्स। ठीक है। तो ये थर्मोडायनेमिक्स में ये सब चीज डील करेंगे हम लोग। ठीक है। तो पहले थर्मोडायनेमिक्स वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं हम लोग, थर्मोकेमिस्ट्री उसके बाद आएगा। तो इसमें कुछ कुछ डेफिनेशंस इससे रिलेटेड जानना जरूरी है। ठीक है। बेसिक डेफिनेशंस जो कि थ्रू आउट द चैप्टर हम लोग यूज करेंगे। तो इसमें सबसे पहला डेफिनेशन आ गया हमारा सिस्टम। ठीक है। तो सिस्टम किसको बोलते हैं, एनीथिंग रियल। ठीक है। एनीथिंग रियल इन यूनिवर्स, यूनिवर्स कैन बी assumed as सिस्टम। ठीक है। सिस्टम में कोई भी अगर रियल चीज है तो उसको हम लोग एक यूनिवर्स में कोई भी रियल चीज है तो उसको हम लोग एक सिस्टम की तरह एज्यूम कर सकते हैं, या फिर दूसरे टर्म्स में इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, पार्ट अंडर इन्वेस्टिगेशन। मतलब जिस चीज को हम लोग, या किसी भी सब्सटेंस का कोई एक पार्ट है जिसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब जिसको, तो उसको हम लोग इन्वेस्टिग पार्ट अंडर इन्वेस्टिगेशन, उसको हम लोग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। तो जिस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं या फिर जिस चीज के बारे में, जिस चीज को हम लोग स्टडी कर रहे हैं या इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वो हम लोग उसको सिस्टम की तरह ट्रीट करेंगे। पार्ट अंडर इन्वेस्टिगेशन वो हो गया सिस्टम, बेसिक सा चीज है। नेक्स्ट होता है सराउंडिंग। तो सराउंडिंग क्या हो गया, सिस्टम को छोड़ के जो बाकी चीज बच गया, सिस्टम को छोड़ के बाकी जो भी कुछ बच गया वो हमारा सराउंडिंग हो जाएगा, एक्सेप्ट सिस्टम। ठीक है। सिस्टम को छोड़ के, जो हम सिस्टम क्या हुआ, जो जिस चीज को, जिस पार्ट के बारे में हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं या जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं वो सिस्टम हो गया। उसको छोड़ के बाकी जितना भी चीज हो गया वो सराउंडिंग हो गया। और यहाँ पे हम लोग एक ये यूज कर देते हैं, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ये दोनों मिलके क्या बनाता है, ये दोनों किसके इक्वल होगा, ये यूनिवर्स के इक्वल होता है। सिस्टम प्लस सराउंडिंग ये यूनिवर्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है। आवाज आ रहा है। यस सर। यस सर। तो ये हो गया। तो ये सब थ्रू आउट द चैप्टर आने वाला है, सिस्टम, सराउंडिंग, यूनिवर्स, इसलिए ये सब चीज देख लो एक बार। सिंपल सब चीज है, कुछ है नहीं ज्यादा। तीसरा टर्म सुनोगे, बाउंड्री। बाउंड्री क्या होता है, ये एक पार्टीशन है जो कि सिस्टम और सराउंडिंग को ये सेपरेट करेगा। ठीक है। पार्टीशन लोग ऐसे बोल सकते हैं, विच सेपरेट्स
सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो इसको बाउंड्री बोला जाता है। बाउंड्री के बहुत सारे, बाउंड्री को डिफरेंट फॉर्म्स में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन है उसके बेसिस पे बाउंड्री जो होता है वो रियल हो सकता है या बाउंड्री इमेजिनरी हो सकता है। रियल और इमेजिनरी में क्या डिफरेंस है? अगर एक्चुअल में बाउंड्री एग्जिस्ट कर रहा है तो वो हमारा रियल बाउंड्री हो गया। मतलब सच में अगर वहां पे बाउंड्री है, कोई रिजिड बाउंड्री है वहां पे, तो उसको हम लोग रियल बाउंड्री बोलते हैं। इमेजिनरी मतलब वहां पे रियल में कोई बाउंड्री एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट उसको हम लोग एज्यूम किए कि वो बाउंड्री की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब वो सेपरेट, उस लेयर को हम लोग या पार्टीशन को एज्यूम करते हैं कि वो एक सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रहा है, तो वो हो गया इमेजिनरी, जो कि हम लोग खुद से इमेजिन करते हैं या एज्यूम किया जाता है, वो इमेजिनरी बाउंड्री। रियल बाउंड्री मतलब अगर सच में रियली अगर कोई बाउंड्री एग्जिस्ट कर रहा है इन रियल, तो फिर उसको रियल बाउंड्री बोलेंगे। तो ये पहला क्लासिफिकेशन हो गया, रियल और इमेजिनरी बाउंड्री हो सकता है। फर्स्ट सेकंड क्लासिफिकेशन, इसके बेसिस पे हम लोग बाउंड्री को बोल सकते हैं। पहला, बाउंड्री रिजिड हो सकता है। दूसरा, बाउंड्री फ्लेक्सिबल हो सकता है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? रिजिड मतलब बाउंड्री मूव नहीं होगा, जो बाउंड्री बना हुआ है वो परमानेंट है, अपने पोजीशन से हिलेगा नहीं, वो फिक्स है, तो उसको रिजिड बाउंड्री बोलते हैं। फ्लेक्सिबल बाउंड्री होता है जो कि मूवेबल बाउंड्री होता है, मूव कर सकता है ऊपर नीचे या फिर साइडवेज मूव हो सकता है, तो उसको फ्लेक्सिबल बाउंड्री बोलते हैं। तो ये बाउंड्री का सेकंड क्लासिफिकेशन। एक और क्लासिफिकेशन होता है तीसरा, इसके बेसिस पे बाउंड्री के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है डायाथर्मिक बाउंड्री और एक होता है आइडियाबैटिक बाउंड्री। सुने हो ये टर्म, डायाथर्मिक और यस। आइडियाबैटिक? तो डायाथर्मिक बाउंड्री किसको बोलेंगे, बोलो। डायाथर्मिक बाउंड्री का मतलब क्या हुआ? सूर्य। across across which हीट फ्लोज, मतलब जो कंडक्टिंग बाउंड्री होगा, अगर उस बाउंड्री के अक्रॉस हीट आसानी से फ्लो कर सकता है इजिली, तो उसको हम लोग डायाथर्मिक बाउंड्री बोलते हैं। ठीक है, मतलब सिंपल टर्म में बोले तो कंडक्टिंग बाउंड्री को डायाथर्मिक बोला जाता है। आइडियाबैटिक बाउंड्री मतलब हीट फ्लो नहीं कर सकता है, उससे हीट कैन नॉट फ्लो, उस बाउंड्री के अक्रॉस जो है वो हीट फ्लो नहीं हो सकता है। अक्रॉस विच हीट कैन नॉट फ्लो, तो उस टाइप के बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं आइडियाबैटिक बाउंड्री। ठीक है, मतलब Q का वैल्यू 0 होगा इस केस में, और ये इंसुलेटिंग हो गया है, नॉन कंडक्टिंग। तो नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री को बोलते हैं आइडियाबैटिक, और कंडक्टिंग बाउंड्री है तो वो डायाथर्मिक। तो ये अलग अलग क्लासिफिकेशंस हो गए बाउंड्री को। तो बाउंड्री एक्चुअली होता क्या है, एक पार्टीशन है जो कि सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है। ठीक है, तो ये हो गए कुछ कुछ टर्म, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सिस्टम के कितने टाइप्स हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप्स का सिस्टम होता है। तो हम लोग को बेसिकली 3 टाइप के सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो सिस्टम जिस पार्ट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, पार्ट अंडर इन्वेस्टिगेशन, उसको सिस्टम बोला जाता है। तो 3 टाइप के सिस्टम पॉसिबल होते हैं। पहला होता है ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम किसको बोला जाता है? कि वो ऐसा सिस्टम जहाँ पे एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफर पॉसिबल है। बोथ एनर्जी एंड मास ट्रांसफर आर पॉसिबल। ठीक है, इसको हम लोग ओपन सिस्टम बोलते हैं, जैसे कि एनर्जी और मास दोनों आसानी से एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है, तो मास एक्सचेंज प्लस एनर्जी एक्सचेंज दोनों अगर पॉसिबल है, तो उस टाइप के सिस्टम को बोलेंगे ओपन सिस्टम। अब एनर्जी देखो, मास का तो ऑब्वियसली मास के टर्म में होगा, मास का गेन होगा या मास का लॉस होगा। एनर्जी जो होता है, एनर्जी का एक्सचेंज 2 फॉर्म में पॉसिबल है। एनर्जी या तो हीट के फॉर्म में एक्सचेंज हो सकता है, और दूसरा वर्क के फॉर्म में। तो ये 2 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होते हैं। हीट के फॉर्म में भी एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल होता है, दूसरा
वर्क के फॉर्म में। तो दोनों में से कोई भी तरीके से एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है, आइदर हीट और आइदर वर्क। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई ओपन वेसल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे ये कंटेनर ले लिया, इसमें मान लो कोई हमारा लिक्विड है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ नीचे से बॉईल कर रहे हैं या हीट कर रहे हैं। तो हीट कर रहे हैं तो ये देखोगे ये क्या है, ये ओपन वेसल है, ऊपर से ओपन है। तो ये ऑब्वियसली हमारा, और ये जो कंटेनर का वॉल्स है, ये कंटेनर का वॉल जो है ये कंडक्टिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कंडक्टिंग है। तो इसको हम लोग किसकी तरह ट्रीट कर सकते हैं, ओपन सिस्टम है या नहीं? क्योंकि ऑब्वियसली अगर हीट करोगे तो इसका वेपर बनेगा, और वेपर बनेगा तो इससे मास तो लॉस हो रहा है ना। बोलो। यस सर। तो मास का एक्सचेंज पॉसिबल है, यहाँ पे मास एक्सचेंज हो रहा है, प्लस हीट का भी एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि हीट कर रहे हैं तो ये गर्म भी हो रहा है, तो हीट का ट्रांसफर भी हो रहा है आसानी से। तो ये हो गया हमारा ओपन सिस्टम, जहाँ पे एनर्जी और मास दोनों एक्सचेंज पॉसिबल है। अब यहाँ पे बाउंड्री देख लो, जैसे रियल और इमेजिनरी बताए थे। तो जैसे ये वाला बाउंड्री जो है, कंटेनर का वॉल्स जो है, तो ये जो अंदर हमारा, ये हमारा पूरा सिस्टम है, ठीक है। जिसको हीट कर रहा है, ये पूरा सिस्टम है हमारा, यहाँ तक लिक्विड। अब इसके बाहर जो भी होगा वो सराउंडिंग है। तो ये वाला जो कंटेनर का जो वॉल है, ये वाला हो गया रियल बाउंड्री, ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअली में यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन ये ऊपर वाला जो पार्ट है, लिक्विड का जो टॉप लेयर होगा या टॉप सरफेस होगा, ये भी तो एक बाउंड्री की तरह एक्ट कर रहा है। बताओ, ये लिक्विड को बाहर के सराउंडिंग से सेपरेट कर रहा है या नहीं? यस सर। तो वो हो गया हमारा इमेजिनरी बाउंड्री। वहां पे कोई एक्चुअल बाउंड्री एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, समझ रहे हो? वहां पे हम लोग ये अज्यूम किए किए हैं कि वो पार्टीशन की तरह एक्ट कर रहा है, सिस्टम और सराउंडिंग को वो सेपरेट कर रहा है। तो ये इमेजिनरी बाउंड्री हो गया। तो डिफरेंस क्लियर है रियल और इमेजिनरी बाउंड्री में? यस सर। तो ये हो गया हमारा ओपन सिस्टम के बारे में, जहाँ पे एनर्जी और मास दोनों एक्सचेंज पॉसिबल है। तो ये हो गया ओपन सर सिस्टम। एनर्जी बिना मास का एक्सचेंज हो सकता क्या? है? एनर्जी जब एक्सचेंज होगा तो उसमें तो मास तो क्यों मस्ट होगा ना। जरूरी? अगर क्लोज्ड कंटेनर कर दें तो फिर मास कहाँ से निकलेगा? तो जरूरी थोड़ी है जहां पे एनर्जी एक्सचेंज हो रहा होगा वहां मास एक्सचेंज पॉसिबल है या नहीं है। वो तो डिपेंड करता है कंडीशन कैसा लिया है ना हम लोग, सिस्टम कैसा है हमारा। ओपन सिस्टम में दोनों होगा। लेकिन देखो नेक्स्ट है क्लोज सिस्टम हमारा। तो क्लोज सिस्टम हम लोग किसको बोलते हैं? ओनली एनर्जी ट्रांसफर इज पॉसिबल, सिर्फ और सिर्फ, सॉरी, एनर्जी ट्रांसफर होगा, यहाँ पे मास का एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इस टाइप के सिस्टम को बोलते हैं हम लोग क्लोज्ड सिस्टम। जैसे यही वाला ऊपर वाला ही सेटअप ले लें, जैसे हम लोग अब क्या कर दिया, इसको पूरा तरह से क्लोज्ड वेसल ले लिया हम लोग, ठीक है, पैक्ड। और इसमें हमारा लिक्विड है, ऊपर से भी उसको बंद कर दिया। ये हमारा लिक्विड है और इसको अब हीट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब बताओ, ये ओपन सिस्टम है या क्लोज सिस्टम है? यहाँ पर अब ये अगर कंडक्टिंग लिए हम लोग, इसका वॉल्स अगर कंडक्टिंग है, तो हीट का एक्सचेंज तो पॉसिबल है, बट मास एक्सचेंज होगा क्या? यहाँ पे मास का लॉस हो रहा है? नो सर। नो सर। नहीं। तो इस केस में ये किस टाइप का सिस्टम हो गया? ये क्लोज सिस्टम हो गया। सिर्फ यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज ही पॉसिबल है, मास एक्सचेंज नहीं। एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल है, तो इसको हम लोग क्लोज्ड सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक टाइप का हम लोग और लेते हैं, जैसे इस तरह का सेटअप अगर ले हम लोग, पिस्टन वाला केस लें अगर, मूवेबल पिस्टन वाला। जैसे मान लो ये हमारा कोई कंटेनर है, इसमें गैस भरा हुआ है, और यहाँ पे हम लोग एक पिस्टन लगा दिए। और ये पिस्टन जो है मूवेबल पिस्टन है, रिजिड नहीं है, मूवेबल है, ऊपर नीचे ये कर सकता है। अब बताना। और ये जो वॉल है इसका, ये अब इंसुलेटिंग कर दिया हम लोग, ठीक है। अब बताओ, ये ओपन सिस्टम है या क्लोज सिस्टम है? सर क्लोज्ड। क्यों? सर पिस्टन ऊपर नीचे होगा तो ऊपर जाएगा, फिर में कुछ वर्क डन होगा तो एनर्जी। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना,
कि देखो अगर क्लोज्ड है ये कंटेनर, ऊपर से पिस्टन लगा हुआ है, तो मास का एक्सचेंज तो पॉसिबल नहीं होगा। गैस उससे बाहर थोड़ी निकल पाएगा। गैस बाहर निकलेगा क्या कंटेनर से? नो सर। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज तो समझ गए, मास का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। चलो, दूसरा चीज, इसको इंसुलेट कर दिया, कंटेनर का वॉल जो है ये इंसुलेटिंग है, तो हीट का एक्सचेंज भी पॉसिबल नहीं है। अगर इंसुलेटिंग हो गया तो हीट एक्सचेंज तो पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन नो तुम लोग सर। को बताए थे कि एनर्जी जो होता है वो दो फॉर्म में एक्सचेंज हो सकता है या ट्रांसफर हो सकता है। एक हीट के फॉर्म में होता है, दूसरा वर्क के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज जो है वो हीट के फॉर्म में तो नहीं हो रहा है क्योंकि इंसुलेटिंग वॉल है, बट वर्क के फॉर्म में तो हो सकता है क्योंकि ये पिस्टन हमारा क्या है, मूवेबल पिस्टन है। तो मूवेबल पिस्टन है तो ये पिस्टन ऊपर नीचे करेगा, या तो एक्सपेंशन या तो कंप्रेशन। तो उस केस में क्या होगा, वर्क के फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसको, किस टाइप का सिस्टम हो गया, मास एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है बट क्लोज्ड। एनर्जी एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल है इन द फॉर्म ऑफ वर्क, नॉट इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इसलिए ये क्लोज सिस्टम का एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे एनर्जी जो हो रहा है ये एक्सचेंज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वर्क। एनर्जी इज exchanged in the form of work, not in the form of heat। तो ये दूसरा टाइप का सिस्टम हो गया क्लोज्ड सिस्टम। और तीसरा होता है बिल्कुल आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, जिसमें ना तो मास का एक्सचेंज पॉसिबल हो, ना ही एनर्जी। तो नीदर मास एक्सचेंज नॉर एनर्जी एक्सचेंज, इन दोनों में से कुछ भी पॉसिबल नहीं हो। तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम जैसे ये हम लोग लेते हैं, जैसे यही वाला सेटअप ले लें, फ्लूइड है इसके अंदर, और ये इसका वॉल जो है अगर हम लोग इंसुलेटिंग कर दिए, आइडियाबेटिक वॉल हो गया अगर, तो ये क्या होगा, आइसोलेटेड हो गया या नहीं? ये तो यस सर। पूरा पैक्ड है, तो ना तो मास का एक्सचेंज पॉसिबल है ना ही एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल है। तो क्यू भी यहाँ पे जीरो हो गया, डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन हीट, ये जीरो। तो ये हो गया हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। तो एक चीज ध्यान देना कि परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। नो परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम कैन एग्जिस्ट। क्योंकि जैसे तुम आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल ये भी दे सकते हो, थर्मस फ्लास्क जैसे होता है ना? यस सर। तो जो अगर पैक्ड है, क्लोज्ड है, तो वो एक्चुअली आइसोलेटेड सिस्टम है। लेकिन वो भी क्या, तुम्हारा लाइफ टाइम तक वो, जैसे गर्म पानी रखते हो उसमें, तो लाइफ टाइम तक वो गर्म रहेगा क्या पानी? नो सर। उसका लिमिट होता है ना वो, या तो मैक्सिमम एक दिन तक रह सकता है, वो भी उसका टेम्परेचर डाउन होते रहता है। तो इसलिए वो एक टाइम फ्रेम होता है। परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा नहीं है कि वो कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम क्रिएट कर दिए तो वो लाइफ टाइम तक वैसा ही रहेगा। परफेक्टली आइसोलेटेड वो पॉसिबल नहीं है कभी भी। ठीक है, तो परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम पॉसिबल नहीं है। जस्ट उसको थियोरेटिकली ही बोल सकते हैं हम लोग आइसोलेटेड है, बट प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। तो ये तीन टाइप के सिस्टम हो गए जो कि हम लोग इस चैप्टर में एनकाउंटर करेंगे। ठीक है, बहुत जगह क्वेश्चंस भी मिलेंगे इससे रिलेटेड, ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक सर है, एक सेकंड नोट कर दो। हाँ नोट करो जल्दी।
सही हो गया। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब कुछ सर कुछ ये क्यू क्या? क्या? क्यू डेल्टा क्यू इज इक्वल 0। क्यू हीट एक्सचेंज हुआ। क्यू हम लोग हीट एक्सचेंज को क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। कुछ कुछ वेरिएबल्स होंगे जो कि हम लोग यूज करेंगे पूरे चैप्टर में। तो क्या क्या वेरिएबल्स? तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स ये एक्चुअली क्या करता है, किसी भी सिस्टम को के स्टेट को ये डिफाइन करेगा। दिस कैन डिफाइन द स्टेट ऑफ ए सिस्टम। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स में क्या क्या आएगा, जैसे प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। ठीक है, तो ये सारे हो गए थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, जो कि इन सब का वैल्यूज अगर चेंज होगा तो सिस्टम का स्टेट भी अलग अलग होगा। सिस्टम का अलग अलग कंडीशंस मतलब चेंज हो जाएगा, तो सिस्टम का स्टेट चेंज हो जाएगा। तो इनको बोलते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। अब इससे रिलेटेड कुछ कुछ और भी टर्म्स आएंगे, जैसे कुछ कुछ और बेसिक टर्म्स आता है, जैसे एक प्रोसेस सुनोगे। ठीक है, इसमें तो प्रोसेस एक्चुअली क्या होता है कि सिस्टम अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है तो उसको हम लोग प्रोसेस बोलते हैं। मतलब कोई भी एक थर्मोडायनेमिक वेरिएबल अगर चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग प्रोसेस बोलेंगे। तो इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इफ सिस्टम गोज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, तो इसको प्रोसेस बोला जाता है। मतलब कोई भी एक एक स्टेट से दूसरा स्टेट जा रहा है, मतलब कोई एक थर्मोडायनेमिक वेरिएबल इसका चेंज हुआ है, तो वो हो गया प्रोसेस। इसी में आता है एक साइकिल। साइकिल क्या हुआ, इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर प्रोसेसेस। तो अगर दो या दो से ज्यादा प्रोसेसेस इन्वॉल्व है तो उसको हम लोग साइकिल बोलते हैं। टू और मोर प्रोसेसेस। अब ये प्रोसेस दो या दो से ज्यादा होगा तो साइकिल होगा। साइकिल दो टाइप का हो सकता है, एक ओपन साइकिल और दूसरा क्लोज साइकिल। ठीक है, तो ओपन साइकिल किसको बोलेंगे हम लोग? ओपन साइकिल का मतलब क्या हुआ कि जहां पे इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर नॉट द सेम। ठीक है, ये ओपन साइकिल हो गया। क्लोज यस। साइकिल जहाँ पे इनिशियल और फाइनल स्टेट ये दोनों सेम होगा। इनिशियल एंड फाइनल स्टेट और सेम, तो ये क्लोज साइकिल हो गया। जैसे मान लो हम यहाँ पे कुछ ग्राफ्स प्लॉट कर रहे हैं, जैसे मान लो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ये ग्राफ है। ठीक है, तो ये है जैसे दो पॉइंट हम लोग प्लॉट किए, यहाँ पे P1 V1 है और यहाँ पे P2 V2 है। ठीक है, और ये है हमारा तीसरा। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेट है, सेकंड और ये थर्ड, और डायरेक्शन भी यहाँ पे देख। ठीक है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। तो ये क्या हो गया, जैसे यहाँ देखो ये अलग अलग कंडीशन है। सॉरी, एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, एक प्रोसेस कहलाया ना। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है तो इसको प्रोसेस बोलते हैं। अब दो या दो से ज्यादा प्रोसेस अगर इन्वॉल्व होगा तो वो साइकिल हुआ, जैसे ये वाला केस। वहां पे देख रहे हो, एक प्रोसेस ये हो गया, दूसरा ये हो गया, यहाँ पे तीन प्रोसेस इन्वॉल्व है। तो इसको साइकिल बोलेंगे। अब साइकिल दो टाइप का हो सकता है, एक ओपन और ये क्लोज्ड। तो ये किस टाइप का साइकिल है, ओपन है या क्लोज्ड है? सो क्लोज्ड। क्लोज साइकिल है, क्योंकि यहाँ से देखो स्टार्ट कहाँ से हुआ, 1 से 2 गया, 2 से 3 गया, फिर 3 से वापस वो ये 1 पे आ गया। तो यहाँ पे इनिशियल और फाइनल स्टेट जो है ये सेम हो गया, क्योंकि वापस वो 3 से फिर डायरेक्टली 1 पे ही आ गया।
तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड साइकिल। जहाँ पे ये अलग अलग अगर रहता है इनिशियल और फाइनल स्टेट, मान लो अगर ये 3 तक ही रुक जाता तो फिर ये ओपन साइकिल होता। जहाँ पे इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर डिफरेंट होगा तो वो ओपन साइकिल। ठीक है, तो ये सिंपल। So, हेलो। yes, sir. रुको 1 मिनट यार। दिख रहा है, अभिषेक होस्ट सेव करो। दिख रहा है स्क्रीन क्या? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो यहाँ तक लिख लियो तुम लोग। यस सर। साइकिल प्रो। चलो ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्रोसेस। कितने टाइप के प्रोसेस हो सकते हैं, जो कि हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में एक एक करके सारा। तो अभी जस्ट इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये सबको डिटेल में आगे करना है। पहला आइसोबारिक प्रोसेस हो सकता है, ये सब पहले भी पढ़े हो तुम लोग। आइसोकोरिक प्रोसेस होता है। So, इसमें तीसरा प्रेशर सी कांस्टेंट रहता। आइसोथर्मल प्रेशर, आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। और फोर्थ होता है एडियाबेटिक प्रोसेस। तो मेनली हम लोग ये 4 प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक। सॉरी, एडियाबेटिक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये सब पढ़े हो ना। आइसोबारिक मतलब क्या, कांस्टेंट होगा यहाँ पे प्रेशर। प्रेशर प्रेशर कांस्टेंट है, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे आइसोबारिक। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो आइसोकोरिक। आइसोकोरिक और आइसोथर्मल में क्या कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर कांस्टेंट है आइसोथर्मल। और एडियाबेटिक में क्यू का वैल्यू हीट 0। ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर नहीं होगा बिल्कुल। तो अगर हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो वो एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया। तो ये अलग अलग प्रोसेस है, इसको आगे भी हम लोग देखेंगे। तो ये जस्ट हो गया टाइप्स ऑफ प्रोसेस। ठीक है, लिख लिए। सर एक सेकंड। हो गया। यस सर। चलो, तो अब यहाँ देखो, अब कुछ कुछ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला आता है फर्स्ट, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन।
ठीक है, दो टाइप के प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करते हैं, एक स्टेट एंड पाथ फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन किसको बोलते हैं हम लोग? तो स्टेट फंक्शन का मतलब क्या हुआ? स्टेट फंक्शन हम लोग उस टाइप के फंक्शन को बोलेंगे या उस टाइप की प्रॉपर्टी को बोलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ, जिसका वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेज पे डिपेंड कर रहा होगा, उसको हम लोग स्टेट फंक्शन बोलते हैं। तो इट्स वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ठीक है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा, वो कौन सा पाथ लेके वहां तक पहुंचा है, मतलब क्या डायरेक्शन से वो वहां तक, इनिशियल और फाइनल में, फाइनल के बीच में क्या डायरेक्शन है या क्या पाथ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे अगर वो डिपेंड कर रहा है तो उस टाइप के फंक्शन को या उस टाइप के प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं स्टेट फंक्शन। तो इसमें जितने भी ये सारे टर्म्स आएंगे, डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी हो गया, ठीक है, ये सब आगे पढ़ेंगे हम लोग, ये जस्ट अभी नोट कर लो। डेल्टा ई चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो गया, डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी हो गया, डेल्टा जी गिब्स फ्री चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी हो गया, ये सारा टर्म्स आने वाला है आगे। तो ये सारे स्टेट फंक्शंस हैं। ठीक है, मतलब ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा, इनका वैल्यू पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इस टाइप के फंक्शन को बोला जाता है स्टेट फंक्शन। और पाथ फंक्शन किसको बोलते हैं? तो नाम से ही पता चल रहा है, पाथ फंक्शन मतलब पाथ पे डिपेंड करता कौन से पाथ फॉलो कर रहा है वो, तो उस पर डिपेंड करेगा। तो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन पाथ, तो इसको हम लोग पाथ फंक्शन बोलते हैं। तो पाथ फंक्शन में क्या क्या आ सकता है हमारा? तो मेन जो पाथ फंक्शन होता है, एक वर्क होता है और दूसरा एनर्जी होता है, सॉरी, वर्क एंड हीट, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, वर्क पाथ फंक्शन हो गया और हीट भी, कि कौन से पाथ से वो वहां तक पहुंच रहा है। तो ऑब्वियसली ये पाथ डिपेंडेंट फंक्शंस है ना, वर्क, क्योंकि पाथ अगर चेंज होगा तो फिर ऑब्वियसली वर्क डन भी चेंज होगा और उस तरह से हीट भी चेंज होगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्चुअली एनर्जी जो है वो पाथ डिपेंडेंट फंक्शन। अब एनर्जी दो फॉर्म्स में हो सकता है, हीट और वर्क, तो दोनों हो गए पाथ डिपेंडेंट। और स्टेट फंक्शन हो गया जो इनिशियल और फाइनल, सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा, नॉट ऑन पाथ। तो ये हो गया फर्स्ट, स्टेट एंड पाथ फंक्शन। क्लियर है ना? ये बहुत सिंपल सा चीज है, कुछ है नहीं इसमें। है। सर वर्क में भी दो टाइप के होते हैं ना, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव से पाथ डिपेंडेंट नहीं होता। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव वो पढ़ोगे, वो सब फिजिक्स में है, वो यहाँ पे नहीं आएगा। तो उतने डिटेल में उस एस्पेक्ट पे हम लोग को नहीं घुसना है इधर, हम लोग का ये इधर अलग है फ्लो चैप्टर का। तो वो सब कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव वहाँ वो फिजिक्स में उसका आएगा एप्लीकेशन, डिफरेंशिएट करके वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। हो गया ये? यस सर। चलो नेक्स्ट होता है इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, एक्सटेंसिव किसको सर बोलते जो हैं? मास पे डिपेंड। हाँ, तो इंटेंसिव, हेलो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम, इंडिपेंडेंट ऑन मास ऑफ ए सिस्टम। अगर कोई भी प्रॉपर्टी जो है अगर मास, सिस्टम के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो उस टाइप के प्रॉपर्टी को बोलेंगे हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ ए सिस्टम। अगर कोई भी प्रॉपर्टी किसी सिस्टम के मास पे डिपेंड कर रहा है तो उसको हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है,
तो अब देख लो, इसके एग्जांपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पापा जब लिखाना। हाँ बंद करो यार, कौन है? हाँ रोशन। सर आप कर सकते हैं। चलो, तो इंटेंसिव हो गया, इंडिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ सिस्टम, एक्सटेंसिव डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ अ सिस्टम। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो कि मास पे डिपेंड नहीं करेंगे, तो जैसे हो गया टेम्परेचर, हो गया प्रेशर, हो गया, ये सारे मास पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, फिर इसके बाद मोलर हीट कैपेसिटी, सर कंसेंट्रेशन, ये सब टर्म यहाँ पढ़ना है। हाँ कंसेंट्रेशन हो गया, डेंसिटी हो गया, ये सारे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं जो कि मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अब जो मास पे डिपेंड करेगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, तो जैसे एंथैल्पी हो गया, ठीक है, एंट्रोपी हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, या फिर हीट कैपेसिटी हो गया, सिंपली हीट कैपेसिटी, गिब्स फ्री एनर्जी हो गया। ये सारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं जो कि मास पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे बोलोगे सर डेंसिटी, तो डेंसिटी के फॉर्मूले में ही मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो वो फिर मास पे डिपेंड क्यों नहीं कर रहा है? बताओ, डेंसिटी फिर क्यों इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? बता सकते हो कोई? सर मास बढ़ेगा तो उसमें वॉल्यूम भी तो बढ़ जाएगा। हाँ, तो वही चीज है, डेंसिटी जो तो होता है ये मास पर यूनिट वॉल्यूम है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो किसी एक पर यूनिट मतलब वॉल्यूम अगर वन, जैसे मान लो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ले लिए, तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम अगर फिक्स कर दोगे तो उसका मास तो फिक्स ही रहेगा ना। तो पर ये यूनिट वॉल्यूम अगर हम लोग मास कंपेयर करेंगे तो मास तो फिक्स रहेगा, तो वो डेंसिटी थोड़ी ना चेंज होगा। डेंसिटी का जब डिफाइन हम लोग करते हैं, डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम का जितना मास है वही डेंसिटी हो गया। तो वो कहीं से भी, जैसे मान लो कोई सॉलिड है, तो कोई सॉलिड के किसी भी पार्ट से तुम अगर वन पर यूनिट वॉल्यूम अगर उठाए, तो उसका मास तो उतना ही मिलेगा तुमको। समझ रहे हो? वो तो कांस्टेंट रहेगा ना थ्रू आउट द यस सर। क्रिस्टल। तो इसलिए डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसका डेफिनेशन मास पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है। उसी तरह कंसंट्रेशन भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ भी पर यूनिट वॉल्यूम है। तो पर यूनिट वॉल्यूम अगर कंपेयर करोगे तो वो मोल्स क्या होगा? वो तो फिक्स होगा ना पर यूनिट वॉल्यूम, वो चेंज यस नहीं होगा। तो इसलिए ये सारे टर्म्स में मास इन्वॉल्व हो रहा है, बट फिर भी ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। जैसे टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर थोड़ी ना मास पे डिपेंड करेगा। प्रेशर है, तो प्रेशर भी थोड़ी ना मास पे डिपेंड करेगा। करेगा क्या प्रेशर? प्रेशर भी क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलिजन्स होता है। तो नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम, उसी को प्रेशर बोलते हैं ना हम लोग, या पर यूनिट एरिया। यस सर। प्रेशर एक्चुअली कैसे आता है किसी भी कंटेनर में? जैसे मान लो गैस है कंटेनर में, तो वो प्रेशर कहाँ से आएगा? किस कारण से डेवलप होता है? गैस के मॉलिक्यूल्स हिट करते हैं कंटेनर के वॉल को, तो वहां से जो फोर्स पर यूनिट एरिया डेवलप होता है उसी को प्रेशर बोलते हैं हम लोग। तो वहां भी पर यूनिट एरिया है वो। समझ रहे हो? यस सर। तो इसलिए ये सारे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को जब डिफाइन करते हैं हम लोग, तो उसमें क्या आता है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस। तो 1 ग्राम यहाँ पे वो सब्सटेंस का फिक्स हो गया। मास हम लोग फिक्स कर दिए हैं कि 1 ग्राम अगर उस सब्सटेंस का फिक्स कर दिए, तो उस 1 ग्राम का अगर हम लोग 1 डिग्री से टेम्परेचर राइज करना चाहते हैं, तो फिर कितना हीट देना होगा? वही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया। तो वहां भी अमाउंट फिक्स हो गया, 1 ग्राम के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसलिए वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जैसे मोलर हीट कैपेसिटी, तो मोलर हीट कैपेसिटी में 1 मोल फिक्स कर दिए हम लोग।
ठीक है, तो ये सारे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव जैसे सिंपली अगर हीट कैपेसिटी बोल दे तो सिंपली हीट कैपेसिटी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसका फॉर्मूला हीट कैपेसिटी का क्या होता है, मास इनटू डेल्टा टी। मास जैसे बढ़ाओगे तो तुम्हारा हीट कैपेसिटी भी बढ़ेगा। एंथैल्पी हो गया, एंट्रोपी हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, गिब्स फ्री एनर्जी हो गया, ये सारे मास पे डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि मास अगर राइज करोगे तो इनका वैल्यूज भी चेंज होगा। एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, ये सब का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये ध्यान रखना, पूछा जाता है कभी कभी, एग्जांपल्स दे देगा तीन चार, उसको तुमको आइडेंटिफाई करना है कौन सा इंटेंसिव होगा कौन सा एक्सटेंसिव होगा। ठीक है, लिख लिए? यस सर। चलो, तब यहाँ पे देखते हैं हम लोग आगे। जैसे एनर्जी हम लोग देख रहे थे अभी कि एनर्जी के दो फॉर्म्स हो सकते हैं, दो फॉर्म्स में एनर्जी का एक्सचेंज होता है, एक होता है हीट के फॉर्म में, एक होता है वर्क के फॉर्म में। ठीक है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, हीट और वर्क में? तो हीट और वर्क में अगर डिफरेंस पूछा जाए तो एक्चुअली हीट या वर्क, वर्क जो है एक्चुअली हम लोग ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी बोलते हैं हम लोग। वर्क इज एन ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। सर दो ही प्रॉपर्टी है थर्मोडायनेमिक्स का। क्या बोल रहे हो? सर ये भी प्रॉपर्टी में। नहीं नहीं, प्रॉपर्टी नहीं, ये हम लोग वर्क और एनर्जी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वर्क और एनर्जी में क्या डिफरेंस है, वर्क और हीट में क्या डिफरेंस है? तो वर्क जो है एक्चुअली वो एनर्जी का ऑर्डर्ड फॉर्म हो गया, और हीट जो होगा ना, ये एनर्जी का डिसऑर्डर्ड फॉर्म है, डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्योंकि वर्क का एक पैटर्न होता है, ठीक है, ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी वर्क का एक पैटर्न होता है, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के वर्क होते हैं तो उसका एक अलग अलग पैटर्न होता है। हीट का कोई पैटर्न नहीं होता है। हीट जनरली क्या होता है कि जहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर जो हो रहा है, अगर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो वहां पे मेनली हम लोग हीट यूज कर लेते हैं। हीट एक्चुअली क्या है, हीट हीट का फ्लो करेगा, जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी तो हीट फ्लो करता है ना, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। यस सर। तो हीट एक्चुअली क्या है कि एनर्जी इज ट्रांसफर्ड ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, तो इसको हम लोग हीट बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर जो है वो किसकी वजह से हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो रहा है, तो इसको हीट बोला जाता है। लेकिन जहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर टेम्परेचर डिफरेंस के अलावा कोई और दूसरे तरीके से होगा, कोई और दूसरे मेथड मीन्स से होगा, तो फिर उसको हम लोग वर्क बोलेंगे। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस के अलावा अगर दूसरे मेथड यस से हो रहा होगा तो उसको वर्क बोला जाता है। इसलिए वर्क जो है ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हीट डिसऑर्डर्ड फॉर्म है। एक और डिफरेंस होता है हीट और वर्क में, कि वर्क को हम लोग 100% हीट में बदल सकते हैं, वर्क को 100% हीट में बदला जा सकता है, लेकिन हीट को, क्यू को 100% वर्क में नहीं बदला जा सकता है, नॉट 100%। ठीक है, तो इसका भी वही रीजन होता है, क्योंकि किसी भी ऑर्डर्ड फॉर्म को हम लोग डिसऑर्डर्ड में आराम से ले जा सकते हैं, समझ रहे हो, लेकिन डिसऑर्डर्ड फॉर्म को ऑर्डर्ड में लाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही डिफिकल्ट, 100% कभी भी नहीं ला पाएंगे हम लोग, समझ रहे हो ना। यस सर। तो वर्क जो है ये ऑर्डर्ड फॉर्म है, तो ऑर्डर्ड से डिसऑर्डर आसानी से हो सकता है, उसमें कोई डिफरेंस, वो पूरा 100% डिसऑर्डर्ड हो सकता है, क्योंकि थोड़ा बहुत भी इधर उधर जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा तो वो आराम से डिसऑर्डर्ड बन जाएगा। लेकिन डिसऑर्डर्ड फॉर्म को ऑर्डर्ड फॉर्म में लाना वो 100% पॉसिबल नहीं है। इसलिए वर्क को हम लोग 100% हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क 100%। सर इसका एग्जांपल दीजिए ना। क्या? वर्क टू हीट 100%। एग्जाम्पल क्या, किसी भी फॉर्म, वर्क को हम लोग 100% हीट में बदल सकते हैं,
कहीं पे भी वर्क अगर हो रहा है तो वो आसानी से हीट में बदल सकता है। हीट जैसे कोई भी वर्क होता है, जैसे मैकेनिकल वर्क होता है, तो मैकेनिकल वर्क में क्या होता है, वहां पे फ्रिक्शन जनरेट होता है ना, हीट एनर्जी डेवलप होता है। तो यस जितना सर। भी मैकेनिकल वर्क हो रहा है उसको आसानी से 100% हीट में बदला जा सकता है। बट हीट को अगर हम लोग चाहेंगे कि 100% वर्क में बदल दें, वो पॉसिबल नहीं है। वर्क का एक्चुअली एक तरह से और डेफिनेशन होता है, या फिर एक फॉर्मूला हम लोग इस तरह बोल सकते हैं। वर्क एक्चुअली होता है, कोई भी वर्क को अगर डिफाइन करना हो तो वर्क में दो फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है इंटेंसिटी फैक्टर और दूसरा होता है कैपेसिटी फैक्टर। तो वर्क एक्चुअली प्रोडक्ट है किसका, इंटेंसिटी फैक्टर इनटू कैपेसिटी फैक्टर का ये प्रोडक्ट है। तो इंटेंसिटी फैक्टर हम लोग किसको बोलते हैं, इंटेंसिटी फैक्टर का मतलब क्या हुआ, पावर पॉइंट एरिया। फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर वर्क। ठीक है, तो जो फोर्स वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको हम लोग इंटेंसिटी फैक्टर बोलते हैं। और कैपेसिटी फैक्टर किसको बोलते हैं, कैपेसिटी फैक्टर का मतलब हुआ कि मेजर ऑफ एक्सटेंट टू विच वर्क इज डन, टू विच वर्क इज डन, किस एक्सटेंट तक वर्क किया गया है, तो उसको कैपेसिटी फैक्टर बोला जाता है। जैसे मान लो कोई भी, जैसे मैकेनिकल वर्क ही हम लोग देखें, तो मैकेनिकल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। यस सर। तो फोर्स यहाँ पे क्या हो गया, इंटेंसिटी फैक्टर, जो कि वर्क के लिए रेस्पॉन्सिबल है। फोर्स ये हो गया इंटेंसिटी फैक्टर, और डिस्प्लेसमेंट, इस फोर्स की वजह से कितना एक्सटेंट तक वर्क हो पाया, वो कहाँ से पता चलेगा हमको, डिस्प्लेसमेंट, जो कि हमारा कैपेसिटी फैक्टर हो गया। तो फोर्स हो गया हमारा इंटेंसिटी फैक्टर और डिस्प्लेसमेंट हो गया कैपेसिटी फैक्टर। तो ये मैकेनिकल वर्क में आया। उसी तरह जैसे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, जो बात करेंगे हम लोग पीवी वर्क के बारे में बात करेंगे, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, फोर्स वो प्रोवाइड कर रहा है, ये प्रेशर हो गया, यहाँ पे इंटेंसिटी फैक्टर हो गया हमारा। वर्क इज इक्वल टू पीवी वर्क के बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे, तो प्रेशर हो गया इंटेंसिटी फैक्टर और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कैपेसिटी फैक्टर। कैपेसिटी फैक्टर। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकल वर्क में भी हम लोग कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, चार्ज। V इंटू क्यू, ये होता है ना। यस सर। तो यहाँ पे ये फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, वोल्टेज, उसी की वजह से चार्ज तो फ्लो करेगा ना। तो यहाँ पे V हो गया इंटेंसिटी फैक्टर, और चार्ज जो फ्लो कर रहा है कितना फ्लो कर पाएगा, वो कैपेसिटी फैक्टर हो गया Q। ठीक है, यस सर। तो किसी भी वर्क को हम लोग इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वर्क का ये एक बेसिक सा फॉर्मूला हो गया, मतलब जो किसी भी टाइप के वर्क में ये अप्लाई होगा, इंटेंसिटी फैक्टर इनटू कैपेसिटी फैक्टर। अब यहाँ पे देखो, एक्चुअली में साइन कन्वेंशन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो उसके लिए साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यूपीएससी के अकॉर्डिंग क्या साइन कन्वेंशन हम लोग फॉलो करते हैं हीट एंड वर्क के लिए, वो देखते हैं। कन्वेंशन फॉर हीट एंड वर्क, ठीक है, ये फिक्स है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स जो है फिजिक्स में भी पढ़ोगे तुम लोग, ठीक है, और केमिस्ट्री में भी। तो दोनों में साइन कन्वेंशन अलग अलग होता है, इसलिए ये चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तुम, क्योंकि दोनों का साइन कन्वेंशन उल्टा होता है। केमिस्ट्री में जो फॉलो करते हैं साइन कन्वेंशन, वो फिजिक्स में डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, सर क्यों? अलग अलग तरीका है दोनों का। हाँ, यूपीएससी के अकॉर्डिंग डिफरेंट है, सर फिजिक्स में आंसर डिफरेंट। सेम आएगा। क्या चीज, आंसर मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, साइन उल्टा होगा ना, आंसर भी डिफरेंट हो जाएगा ना उसके अकॉर्डिंग, साइन यस सर। कन्वेंशन ही डिफरेंट है।
तो यहाँ पे देखो, जैसे हीट एंड वर्क के लिए क्या क्या साइन कन्वेंशन फॉलो करते हैं। जैसे हीट के लिए पहले देखते हैं, हीट गिवन टू द सिस्टम। किसी भी सिस्टम को अगर हीट दे रहे हैं हम लोग, तो हीट गिवन टू द सिस्टम ये हमेशा पॉजिटिव लेना है। ठीक है, जैसे कोई सिस्टम है, ये इसको हीट अगर प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, क्यू डायरेक्शन देखो, हीट दे रहे हैं हम लोग, तो ये जो है यहाँ पे पॉजिटिव, हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव। और दूसरा, हीट लॉस बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम से हीट बाहर निकल रहा है, सिस्टम हीट अगर लूज कर रहा है, तो वो हमेशा नेगेटिव होगा, नेगेटिव कंसिडर करना है। जैसे ये सिस्टम है, इससे हीट बाहर निकल रहा है, डायरेक्शन क्यू दे, तो इस केस में क्यू का वैल्यू क्या लेना है तुमको, नेगेटिव साइन। सर क्यू क्या बता रहा हूँ, चेंज या फिर चेंज बता रहा है ना हीट का। तो ये साइन कन्वेंशन हो गया हीट के लिए। हीट गिवन टू द सिस्टम, कितना हीट दे रहे हैं वो पॉजिटिव लेना है, हीट लॉस बाय द सिस्टम नेगेटिव। उसी तरह वर्क के लिए हम लोग देख सकते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो इसको हमेशा नेगेटिव लेना है तुमको। अगर सिस्टम काम कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो नेगेटिव। अगर सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव। अब जैसे मान लो गैस और पिस्टन वाला केस अगर लें हम लोग, ठीक है, क्योंकि मोस्टली यही वाला केस आएगा इसमें। जैसे ये पिस्टन है, मूवेबल, इसमें गैस भरा हुआ है, ये पिस्टन ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, वर्क डन बाय द सिस्टम कब बोलेंगे हम लोग, कि जब ये पिस्टन जो है ऊपर जाएगा, पिस्टन ऊपर जाएगा तभी तो सिस्टम काम करेगा ना। और ये पिस्टन यस अगर सर। ऊपर गया, तो इस केस में पिस्टन अगर ऊपर जाएगा, पिस्टन ऊपर मूव कर रहा है, तो इस केस में गैस का क्या होगा, एक्सपेंशन हो रहा होगा। एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन वर्क जो है, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव, मतलब इस हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक्सपेंशन वर्क जो आएगा गैस के केस में, वो हमेशा नेगेटिव आने वाला है। ठीक है, एक्सपेंशन वर्क का साइन तुमको नेगेटिव लेना है। और वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब सिस्टम पे वर्क कब होगा, जब पिस्टन नीचे आएगा। जब पिस्टन को हम लोग ऊपर से प्रेस करेंगे तभी तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। और वर्क डन पिस्टन अगर नीचे मूव कर रहा है, तो गैस का क्या होगा, कॉम्प्रेशन। तो गैस का अगर कॉम्प्रेशन हो रहा होगा, तो उस केस में वर्क डन तुम्हारा पॉजिटिव आएगा। गैस का अगर एक्सपेंशन हो रहा होगा, तो वर्क डन नेगेटिव एज्यूम करना है। तो ये साइन कन्वेंशन है। तो ये साइन कन्वेंशन स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए, नहीं तो फिर न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। इसलिए ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब ध्यान रखना है हमेशा। Heat given to the system positive, heat loss by the system negative, work done by the system negative, work done on the system positive. सो ऊपर वाले का एग्जांपल दीजिए ना। क्या ऊपर वाले का, सही, गिवन टू सिस्टम पॉजिटिव। इसमें एग्जाम्पल क्या देना है। अगर किसी भी सिस्टम में हीट दे रहे हैं, जैसे अगर ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि 10 जूल ऑफ हीट इज गिवन टू द सिस्टम, तो वहां पे क्यू का वैल्यू +10 लेना है। अगर ऐसे लिखा हुआ है कि 10 जूल ऑफ हीट इज गिवन आउट बाय द सिस्टम, तो क्यू का वैल्यू -10 लेना है। वो यस तो सर। तुमको स्टेटमेंट देखना है ना, क्या दिया हुआ है, हीट गिवन टू द सिस्टम है या बाय द सिस्टम है, तो उसके अकॉर्डिंग साइन लेंगे हम, प्लस या माइनस।
क्वेश्चन में थोड़ी तुमको बोलेगा कि यहाँ पे प्लस लेना है यहाँ माइनस लेना है, वो तो ऐसे ही देगा ना कि 10 जूल ऑफ हीट इज गिवन टू द सिस्टम। तो तुमको ऑटोमेटिक समझना है कि वहाँ क्यू का वैल्यू पॉजिटिव लेना है हमको। Yes, sir. हो गया, इतना लिख लिए। Yes, sir. चलो, तो ये था साइन कन्वेंशन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिक जो भी सॉल्व करोगे इसी के ऊपर बेस्ड होगा, साइन कन्वेंशन के ऊपर। अब इसमें कुछ कुछ बेसिक टर्म्स हैं और भी, जैसे ये सारे टर्म्स पहले भी पढ़ चुके हो तुम लोग। हीट कैपेसिटी, डेफिनेशन ये सब पढ़े हो ना। हीट कैपेसिटी किसको बोलते हैं हम लोग? कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। हीट रिक्वायर्ड टू, इसको डिफाइन कैसे करोगे? रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ऐसे ही बोलते हैं हम लोग। हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस का, अगर टेम्परेचर हमको 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है या 1 केल्विन से बढ़ाना है, तो उसको हम लोग हीट कैपेसिटी बोलते हैं। Q इज इक्वल टू, फॉर्मूला ये होता है ना, C इंटू डेल्टा टी। तो ये C जो है हीट कैपेसिटी है हमारा, Q बाय डेल्टा टी। तो अगर डेल्टा टी का वैल्यू 1 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो ये C किसके बराबर हो जाएगा? Q के बराबर हो जाएगा। तो इसका यूनिट, ये C जो है हमारा हीट कैपेसिटी है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? जूल पर डिग्री सेल्सियस या फिर पर केल्विन। तो ये इसका यूनिट हो गया। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ये हीट कैपेसिटी, क्योंकि मास पे डिपेंड कर रहा है ये। ठीक है, अब हीट कैपेसिटी देखो, इस चैप्टर में देखेंगे हम लोग दो दो टाइप का होगा। एक सीपी यूज करेंगे, एक सीवी यूज करेंगे। इसका मतलब सिंपली यही है कि सीपी मतलब क्या हो गया? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जब कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कैपेसिटी जो यूज करना है हमको, तो उसके लिए हम लोग सीपी लगा देंगे, पी सबस्क्रिप्ट लगा देंगे। पी मतलब कांस्टेंट प्रेशर है। और सीवी अगर यूज करना हो तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कैपेसिटी। ठीक है, Yes. इसी में एक टर्म इसी से रिलेटेड है, मोलर हीट कैपेसिटी। तो यहाँ देखो, अब ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मोलर लग गया ना। तो अगर यहाँ पे 1 मोल फिक्स हो गया, तो इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय is the temperature of 1 mole of a substance by 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी बोलेंगे। Q इज इक्वल टू C, यहाँ पे अब आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स भी आ जाएगा ना, CN इंटू CM इंटू डेल्टा टी। CM मतलब मोलर हीट कैपेसिटी हो गया। तो CM क्या हो गया? ये Q बाय N इंटू डेल्टा टी। तो देखो, नंबर ऑफ मोल्स अगर N का वैल्यू 1 कर दिए और डेल्टा टी 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन, तो यही किसके बराबर हो जाएगा? CM इज इक्वल टू Q के इक्वल हो जाएगा। तो इसको मोलर हीट कैपेसिटी बोलते हैं। और मोलर हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा? जूल पर मोल डिग्री सेल्सियस या फिर जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, इसको तो पहले भी पढ़ रखे हो ना। Yes. किस चैप्टर में? किस चैप्टर में क्या? ये सब 9th 10th में बताया जाता है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यहाँ पे मास क्या हो जाएगा? 1 ग्राम फिक्स है ना। इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू
raise the temperature of 1 gram of a substance, किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम फिक्स कर लिया और उस 1 ग्राम का अगर हमको 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाना है या फिर 1 केल्विन से बढ़ाना है तो फिर कितना हीट देना होगा, वही हीट का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया। तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू M इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S से डिनोट कर लो इंटू डेल्टा T। ठीक है, तो S इज इक्वल टू ये क्या हो गया, Q बाय M इंटू डेल्टा T। तो मास यहाँ पे अगर 1 ग्राम फिक्स कर दिए और डेल्टा T 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन, तो इस केस में जो Q होगा वो S के बराबर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये भी क्या हो गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और इससे पहले ये जो मोलर हीट कैपेसिटी पढ़े थे ये भी इंटेंसिव था। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस या फिर जूल पर ग्राम केल्विन। तो यहाँ से देखोगे Q का अलग अलग फॉर्म आ गया। अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में देना है, सिर्फ हीट कैपेसिटी में, तो Q C इंटू डेल्टा T। मोलर हीट कैपेसिटी में Q किसके बराबर हो जाएगा, N CM डेल्टा T। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में M S डेल्टा T। ठीक है, तो जहाँ पे जो चीज जैसा दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, सर एक सेकंड। सर क्यों अरे हीट है यार, क्यों कितनी बार बताएंगे क्यों। क्या सर लिख दीजिए ना। वो तो बार बार यूज कर रहे हैं ना, शुरुआत से ही यूज कर रहे हैं क्यों क्यों क्यों। क्यों हीट है, स्मॉल हीट। क्यू। अरे कुछ भी यूज कर सकते हो, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना। और नो सर यही। यस सर। चलो, तो ये हो गया हीट कैपेसिटी के बारे में। एक मिनट, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी। यहाँ पे जैसे मान लो अगर तुमको अलग अलग प्रोसेस दिया, जैसे आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो ऐसी आइसोकोरिक प्रोसेस में जो हीट कैपेसिटी सी यूज करेंगे हम लोग वो कांस्टेंट वॉल्यूम वाला CV आएगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। आइसोबारिक अगर प्रोसेस दिया है तो यहाँ पे जो हीट कैपेसिटी यूज करेंगे हम लोग CP यूज करेंगे, कांस्टेंट प्रेशर रहता है। आइसोथर्मल में हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा बताओ तो, आइसोथर्मल में हीट कैपेसिटी का वैल्यू क्या होगा। तो हीट कैपेसिटी देखो हो गया। क्या है, C इज इक्वल टू Q बाय डेल्टा T। आइसोथर्मल में तो डेल्टा T 0 हो गया ना, तो डेल्टा T अगर 0 हो गया यस सर। तो यहाँ पे आइसोथर्मल का हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। इनफाइनाइट। और आइडियाबैटिक में हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, आइडियाबैटिक में Q ही 0 हो जाता है, तो इसका मतलब आइडियाबैटिक में हीट कैपेसिटी 0 हो जाएगी।
अलग अलग प्रोसेस में हीट कैपेसिटीज विल बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू प्रोसेस। आइसोकोरिक में सीवी यूज करेंगे, आइसोबारिक में सीपी यूज करेंगे, आइसोथर्मल में इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, फटाफट इसको नोट करो। और सर मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो सब कहाँ यूज करना? हम्म, सब में वही होगा ना, मोलर हीट कैपेसिटी। वो डिपेंड करता है क्या दिया हुआ है, हीट कैपेसिटी दिया हुआ है या मोलर हीट कैपेसिटी दिया हुआ है, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। उसमें भी तो डेल्टा टी 0 ही होगा अगर आइसोथर्मल है तो। यस डिपेंड करता है कौन सा वैल्यू दिया गया मेरे को। हम यहाँ हीट कैपेसिटी में बताया, वो उस तरह उस उन सभी में भी हो सकता है। ठीक है, लिख लिया इसको। यस सर। यस सर। चलो फिर तो हाँ, जितना ही रहने देते हैं। समझ में आ गया सर ना इसका सारा बुकलेट चीज? मिल गया? बुकलेट मिला हुआ है ना तुम लोगों को? यस सर। तो बुकलेट मिला है, अभी क्वेश्चंस नहीं बनाना, अभी तो वो फिलहाल इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, आगे पढ़ाएंगे तब। अभी क्वेश्चंस पहले का ही चैप्टर कंप्लीट करो, वो सब नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, अभी तो जस्ट डेफिनेशन अभी चल रहा है। सर नोटिस आ गया है गवर्नमेंट का। क्या चीज का नोटिस? सर 1 मार्च से। क्या 1 मार्च से? सर सारे स्कूल कॉलेज और थिएटर ये सब स्टार्ट हो जाए। वो तो स्टार्ट ही है, वो कहाँ बंद है? स्पेसिफिक के लिए सिर्फ ओपन था ना, जैसे 11 सर 8 9 11 के लिए सबके लिए हो जाएगा। अभी नोटिस आया है? वो तो बहुत पहले से चल रहा है यार। कौन सा सर स्टेट का बता रहे हो? कल ही आया झारखंड का। अरे झारखंड में अभी नोटिस दिया है? कब से चल रहा है बिहार में तो, यहाँ तो यस सर, अभी तक कुछ वहाँ स्कूल खुल गया है। नोट वहाँ नोटिस ही नहीं आया था अभी तक। नो सर। बड़ा स्लो है यार सिस्टम। फिर यहाँ भी स्कूल खुल चुका है, मेरा भी खुल गया। हाँ, स्कूल स्कूल तो चल ही रहा है ऐसे तो। सर वो एग्जाम सिर्फ भी होने वाला है तो। 10 12 के लिए था। नहीं नहीं, 11th के भी बहुत सारे स्कूल में चल रहा था क्लासेस। यस सर। चलो एक ऑफिशियल नहीं होगा। वो भी 1 मार्च से दिया है, अभी से नहीं। यस, सारा स्कूल नहीं खुला है यस सर, सर। कुछ स्कूल ही खुला है। हम्म, ठीक है, अभी तो बहुत टाइम है 1 मार्च में। सर ट्यूशन भी तो हो इतना जाएगा। स्लो क्यों है यार? हम्म, चलो ठीक है, जब होगा तो देखा जाएगा। तुम लोग अभी स्कूल नहीं जा रहे हो क्या तुम लोग? नो सर। सर हम जा रहे हैं। हम्म, ठीक है, तो कहाँ तुम पे है? लोग सेक्टर 9, कौन सा स्कूल है? सरदार पटेल पब्लिक स्कूल। अच्छा, और सर एक उसके एमजीएम अलावा भी खुल चुका है। हाँ, बहुत सारे स्कूल का तो पता चला है खुला है। 11th को शायद नहीं भी खुला है सर, क्लास। शायद अभी जीजीपीएस और शायद नहीं खुला है। हम्म, ठीक है, वो देख लो, अपने स्कूल से पूछो क्या है सीन। हम लोग का तो खुल चुका है, एग्जाम भी होने वाला है तो। काम तो तुम लोग का मार्च में ही होगा ना, अप्रैल 2 की बोला गया है सेशन स्टार्ट करने।
यस सर, 3 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। तो मार्च में ही तुम लोग का एग्जाम खत्म हो जाएगा सारा। यस। चलो ठीक है, करो फिर, तो आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू।